हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इसके प्रीवियस क्लास में हमने करीबन 25 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के स्रोत और हिंदी साहित्य की उत्पत्ति, उद्भव, विकास संबंधी क्वेश्चन किए हैं। जो भी जितने भी PYQ UGC नेट में आए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हैं, TGT PGT में आए हैं, तो ये सीरीज जो है क्रमशः चलेगी और आज इसका सेकेंड पार्ट है और हम यहाँ से आगे क्वेश्चन करेंगे। 26 नंबर से आगे क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न आया है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो यहाँ पे देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो कि 1929 में है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रचना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था और ये जो प्रकाशित हुआ था इसको रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना गया है। मतलब लिखे तो कई सारे इतिहास ग्रंथ हैं, आपको साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कई इतिहास ग्रंथ पढ़े होंगे, पर इसको एक तरीके से प्रामाणिक साहित्य इतिहास ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ देखिए कुछ नेम दिए हुए हैं कि कौन कौन से साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं जिनको आपको याद भी करना जरूरी है। जैसे इसमें एक आता है कि मौलवी करीमुद्दीन जो है, इनका ये रचना है तज़किरा-ए-शुअरा, ये हिंदी करके 1848 में। भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है 3 रचनाएं जो लिखी गई हैं हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित, उसमें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में है और हिंदी साहित्य का आदिकाल करके 1952 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो किसने वैज्ञानिक इतिहास लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। संवेदना के इतिहास की बात आए तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। और ये ध्यान रखना है रचनाओं के साथ ये किस सन में लिखा गया है। जैसे तज़किरा-ए-शुअरा 48 में है, भाषा काव्य संग्रह 73 में है, हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में है, उद्भव और विकास 52 में है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 में, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 65 में और 86 में संवेदना का इतिहास। तो इनके क्रम को भी ध्यान में रखना है और ये सीरीज आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो भी UG PG के लिए कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या TGT PGT हिंदी LT ग्रेड है, GIC है, GDC असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी के लिए अगर कहें तो इक्वल देखा जाए तो सभी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारे ही देखिए आप सभी जगहों के जो हिंदी रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। देखिए आगे का क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो शिव सिंह सरोज में गिनाए गए जो ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई और कढ़का रामायण है। सुमेलित करना है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से ये बताना है कि इसकी कौन सी रचना है। तो अभी हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना पढ़ी थी, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सी रचना हम पढ़े हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 पढ़ के आ रहे हैं। अभी जस्ट पढ़ा था संवेदना, तो संवेदना के बारे में किसने क्या लिखा है? तो यहाँ से हम संवेदना के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी का संवेदना का पढ़ के आ रहे हैं। तो इससे ये होगा कि आपको अगर 1-2 रचनाएं भी याद है तो भी आप आराम से, अगर मिलान वाला है तो आप एलिमिनेट करके ये कर सकते हैं। देखिए हरियाणा TGT में एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इन्होंने साहित्य विमर्श किया है, यानी जैसे साहित्य पे चर्चा होता है, वाद विवाद हो गया, तो विमर्श की बात हो गई है। तो हिंदी साहित्य के विमर्श की बात किसने की है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, कि भाषा और साहित्य का कैसे विकास हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद देवी हिंदी साहित्य की भूमिका और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। तो प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पुनर्नवा तथा अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, तो ये किसने लिखा है? तो अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ हमने आगे ही पढ़ा था, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा है और डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो जब भी आए कि इतिहास का दर्शन किसने लिखा है, तो इतिहास की दर्शन की बात करी जाएगी तो नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। तो
तो यहाँ पे सब इतिहास से संबंधित है कि संवेदना रामस्वरूप ने लिखा है, साहित्य पे विमर्श किसने किया है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया है, भाषा और साहित्य के विकास की बात किसने की है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की है। तो घुमा फिरा के आप देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन इससे ये है कि क्वेश्चन लगाने से आपको बहुत सारी किताब जो है, रचनाएं जो है वो सारी अच्छे से याद हो जाएंगी, जो कि समानता याद नहीं हो पाती हैं। यहाँ पे देखिए राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है। जबकि हिंदी वीर काव्य एक रचना है, हिंदी वीर काव्य, इसको किसने लिखा है, तो हिंदी वीर काव्य को टीकम सिंह तोमर ने लिखा है। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित किसने लिखा है, मोतीलाल मेनारिया ने, पिंगल साहित्य पे मोतीलाल मेनारिया ने, और हिंदी वीर काव्य जो है वो टीकम सिंह तोमर ने लिखा है। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया है, तो कौन सा ऐसा ये ग्रंथ है इसमें से जिसको किशोरीलाल गुप्त ने जिसका अनुवाद किया, यानी उसको लिखा गया था और उसका अनुवाद किया गया है। तो हिंदी साहित्य इतिहास में आप फ्रेंच विद्वान में गार्सा तासी का नाम पढ़ते हैं, ग्रियर्सन का नाम पढ़ते हैं। तो ग्रियर्सन की जो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि 1888 में रचा गया, इसी रचना को जो किशोरीलाल गुप्त हैं उनके द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी में इस नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया गया है। और एक लेखक का नाम आता है गार्सा तासी। जब बात आती है कि तासी, तो तासी लिखते हैं इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, 1939 और 47 दो भागों में विभक्त होता है, छपता है। तो ये जो है इसको लक्ष्मी सागर वारसेयर ने इसी रचना को हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में इसी नाम से अनुवाद किया। बाकी दो रचनाएं आप और पढ़ते हैं, एक ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर करके है, ये हिंदी जो है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर हो गया, ये हो गया 1917 ईस्वी। ग्रंथ के लेखक कौन है, तो पादरी एडविन है। और ये हिस्ट्री आप जब बात आएगी, देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका ये है कि जब भी आप स्केच खींचने की बात करें, जैसे स्केच कोई खींचा जाता है, तो स्केच की बात खींचे तो वो स्केच जो खींचा गया है 1917 में, और उसको ग्रिफ्स ने खींचा है, ग्रिफ्स ने। और जब हिस्ट्री लिखने की बात आई तो हिस्ट्री किसने लिखा है, 1920 में, 20 में लिखा है FEK ने लिखा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा करेंगे तो ये चीज़ें याद रह जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना है। शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास 900 वर्षों के कालखंड को किस तरह बांटा है, तो देखिए उन्होंने बांटा है इस प्रकार, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। तो आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, गद्यकाल। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, तो इसमें 4 नाम दिया है, नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वारसेयर और हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये GIC प्रवक्ता में भी पूछा गया, UGC नेट दिसंबर वाले में भी पूछा गया है। तो इसमें से कौन से हैं, तो हम डॉक्टर नगेंद्र का अक्सर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, बट हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि इस ग्रंथ में कई लोगों ने लिखा है, उसको संकलित किया गया है, ये उसके बस संपादक रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, नहीं तो हमें लगता है कि डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक ही होंगे। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यानी रामकुमार वर्मा ने जो लिखा है वो वाकई में इतिहास है, वो आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, उद्भव विकास हो गया, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेयर ने, हमने इसके पहले बात की थी, हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 इसी नाम से अनुवाद किया था। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों की जानकारी दी है, तो 5000 कवियों की जानकारी देने वाले कौन है, तो 5000 कवियों यानी 4591 उसके एग्जैक्ट डाटा है, ये मिश्र बंधु ने, मिश्र बंधु विनोद जो लिखा है उसमें ये डेटा दिया है। और ये 3 भाई थे, गणेश, श्याम, सुख, ये तीनों गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, जिनको मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा था। और इस इतिहास ग्रंथ के बारे में बात करें तो ये 4 भागों में विभक्त है। इसके पहले जो 3 भाग है, शुरुआत के 3 भाग वो 1913 ईस्वी में, और जो चौथा है
1934 में। तो ये भी ध्यान रखना है कि 4 भागों में था। पहले 3 भाग का प्रकाशन 13 में हुआ 1913 और चौथे का 1934 में हुआ। बाकी शिव सिंह सेंगर की बात करें तो शिव सिंह सरोज लिखा था 1883 ईस्वी में और 1838 कवियों की जानकारी दिया था। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों के बारे में दिया है। बाकी आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 1000 कवियों का उल्लेख उन्होंने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो ये देखिए, ये यूपीएचएससी में अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का क्या मतलब कि आपने अगर नाम रखा है तो किस आधार पे रखा? प्रमुख ग्रंथ के आधार पे, पूर्व परंपरा के आधार पे, युग प्रवृत्ति के आधार पे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नाम का आधार जो रहा है वो युग प्रवृत्ति रहा, यानी युग की विशेषता के आधार पे। जैसे उन्होंने देखा कि जिसे आदिकाल उन्होंने कहा, एक तरीके से देखा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, तो इन्होंने वीरगाथा काल क्यों कहा होगा? क्योंकि उनको लगता है कि उस समय वीरता की बातें चारण कवियों द्वारा ज़्यादा ही होती थी। तो सर्वस्व काल में अगर देखें तो वीरता ज़्यादा ही नहीं दिखता, तो वो युग प्रवृत्ति को ध्यान में रख के करते हैं। तो शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति के लेखन को अपनाया है। 1929 में इसका प्रकाशन भी हुआ था हिंदी साहित्य के इतिहास को, और उन्होंने युग प्रवृत्ति को ध्यान में रख के काल का विभाजन किया था। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो इसमें देखिए, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो विधेयवादी पद्धति जो है, रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कहाँ से किया? तो एक फ्रेंच विद्वान तेन है, वो भी विधेयवादी उसमें लिखते हैं सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में, तो उन्हीं को फॉलो किया। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो है उसके नामक इतिहास ग्रंथ के, जब भी हम कहें कि इतिहास के दर्शन की बात आए तो इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। देखिए, इसमें और भी कुछ इतिहास ग्रंथ के नाम दिए गए हैं, जैसे विजेंद्र स्नातक। तो विजेंद्र स्नातक ने हिंदी साहित्य का इतिहास ये ग्रंथ लिखा। नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज करके रचना, तो दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह का है। विनय मोहन का है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। अब भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया है भारतीय साहित्य की भूमिका। तो इसमें से 3 नाम दिए गए हैं कि इनमें से कौन से रचनाकार है जिन्होंने भारतीय साहित्य की भूमिका के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, जो भारतीय साहित्य की भूमिका है रामबिलास शर्मा, और रामबिलास शर्मा ने भारतीय साहित्य की भूमिका तो लिखा ही है, इसके अलावा भी और भी रचनाएं लिखी हैं, जैसे भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन। दूधनाथ सिंह ने क्या लिखा है? तो दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, कहानी संग्रह, निराला, आत्महंता, आस्था, आलोचना आदि लिखा है। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गति इस तरीके से बांटा है? तो देखिए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आपको अच्छे लेवल के एग्जाम में, जैसे जीएससी लेक्चरर वगैरह के एग्जामिनेशन में आप देखिए तो इस लेवल के काफ़ी डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपने इस तरीके से अगर देखिए तो रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ा होगा, और सरस्वती निगाह से कौन सी रचना की है सब सागर की भूमिका में, फिर 1929 में, फिर उन्होंने क्या कहा। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे है कि उन्होंने जो रचना काल विभाजन भी किया था तो उसको किस तरीके से डिवाइड किया, गद्य का आविर्भाव, फिर गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गति, तो ये विवेचित किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो बहुत डेप्थ में क्वेश्चन होता है, इससे ये हम जब कभी भी ज़्यादा पढ़ते हैं तो एक अभी सारे कॉन्सेप्ट पे भी धीरे धीरे बात करेंगे, क्योंकि इधर आप देखिए तो बहुत सारे एग्ज़ाम हिंदी से रिलेटेड होने वाले हैं, और आप लोग भी बताते रहिएगा कि किस पे वीडियो लाएं। लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ ये जो कंपटीशन के लिए आपको हर एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे पीवाईक्यू, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया था? तो उत्तर मध्यकाल को आप देखिए तो उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले रमाशंकर रसाल है। जैसे हम मध्यकाल है ना, तो मध्यकाल में ही बात करते हैं पूर्व मध्यकाल,
है। और इसके बाद अगर उत्तर मध्य काल बोले तो उसी को रीतिकाल बोले। तो एक तरीके से आप कह सकते हो उत्तर मध्य काल या रीतिकाल को कला काल किसने कहा था, तो उसको रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। इस काल को मिश्र बंधु ने क्या कहा था, तो यानी रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था, और विश्वनाथ ने इसी को श्रृंगार काल कहा था, और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल। तो कभी भी आपको सुनने में आया रीतिकाल, तो रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है, तो वो चीज़ कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। उसी को कला काल किसने कहा है, तो कला काल देखिए कला काल रसाल, रसाल कला काल, और बाकी मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, विश्वनाथ ने श्रृंगार काल। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और काफ़ी क्वेश्चन आता ही रहता है यूपी में, जीडीसी में, दिल्ली में। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक ग्रियर्सन है। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अच्छा, पहला इतिहास ग्रंथ क्यों माना जाता है, क्योंकि कालक्रम की दृष्टि से जो है रचनाओं के मूल्यांकन को आधार बनाया गया। तो ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में जो है 952 कवियों का विवरण दिया है, और यही जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसी को किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान को ही हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास करके प्रकाशित किया था 1957 में। तो एक तो हम लोग पढ़ते हैं उनका तासी का हिंदी साहित्य का इतिहास करके जो है किशोरीलाल वारसेड़ करके, वहाँ पे हमने पढ़ा था लक्ष्मी सागर वारसेड़। और यहाँ पे जब हम ग्रियर्सन की बात करते हैं तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदी, इनका डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त 1957 में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है किया था। तो हिंदी साहित्य के लेखन यानी हिंदी का साहित्य जो है, साहित्य का इतिहास कब से लिखना चालू किया गया, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात हुआ, तो वही चीज़ है गारसादा तासी। शुरुआत तासी ने कर दिया था, लेकिन आप देखिए ग्रियर्सन वाला सर्वमान्य है शुरुआत का, क्योंकि यहाँ पे वर्ण अनुक्रम यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में माना गया था, और यहाँ पे आप देखते हैं कालक्रम के अनुसार। तो गारसादा तासी की पुस्तक फ्रेंच विद्वान, इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार दल्ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी है। ये पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 और 47 में हुआ। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है, तो मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है, मिश्र बंधु हैं। यानी उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, विश्वनाथ ने श्रृंगार काल कहा। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन से हैं, तो कौन से इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि 693 से देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है। तो 693 से मानने वाले रामकुमार वर्मा है, जिसको हम हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के रूप में जानते हैं, या रामकुमार वर्मा को एकांकी के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 693 से माना है। रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि 693 से 1693 तक मानते हैं, अर्थात ये संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की जो अवधि है, तो वहाँ से इनका जो मानना शुरू होता है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल जो है वो किस विद्वान ने कहा है, तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए अन्य विद्वान जो भी नाम दिए हैं उसमें रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद में श्रृंगार काल, मिश्र बंधु अलंकृत काल। वर्ण क्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो वही चीज़ है क्वेश्चन कि अगर आप वर्ण के क्रम के अनुसार देखेंगे कि कौन सा पहला ग्रंथ लिखा गया है, तो इस्तवार दल्ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी ये जो है पहला ग्रंथ था, और फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने लिखा 2 भागों में 39 और 47 में, और हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 52 में इसको लक्ष्मी सागर वारसेड़ ने अनुवाद किया था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए, तो मतलब जैसे कोई भी चीज़ लिख दिया जाता है, तो क्या ऐसा है कि गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य जो है उसका इतिहास का वापस से यानी फिर से वो लिखा जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बात करें तो पुनर्लेखन स्वतंत्र तटस्थ अगर लिखा भी जाए तो वो स्वतंत्र तटस्थ और संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक 2 भागों में वर्ष 1965 ईस्वी में लिखा गया। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है, तो यहाँ पे ये समझना है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है। तो युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करना,
यानी आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करना है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टि दी है और 1929 में उनका हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो देखिए कुछ यही है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन उसके पूछने का, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी से ही जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखिए उन्होंने कालों का विभाजन कैसे किया, उनकी रचना कौन सी है, उन्होंने किसके बारे में क्या कोट्स कहे हैं। तो इस तरीके से एक ही लेखक के बारे में लेकिन घुमा के कई क्वेश्चन बनाया गया है। अब ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, आदिकाल, संक्रांति काल, मध्यकाल। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि जो है कौन सा नाम इसमें अगर देखें तो गलत है। तो आदिकाल, मध्यकाल यानी पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल में, और संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल की रचनाओं के आधार पर 900 वर्षों के इतिहास को बहुत ही संक्षेप में उन्होंने समेटने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका लगभग हमने, और इस तरीके से उन्होंने बांटा भी आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ तक आप देखिए कि हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी करीबन आपने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये प्रीवियस के सभी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हुए जो बनाया गया है PYQ, अलग अलग जो भी एग्जाम में आए हुए हैं उनसे रिलेटेड। तो आपकी जो भी एग्ज़ाम हिंदी से रिलेटेड आप देने वाले हैं, आप जो भी टॉपिक क्लियर करिए उस पर 25 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करिए। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ये क्रमशः चलता रहेगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर कहानी है, कविता, उपन्यास, इस पर क्रम से चलता रहेगा। और एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे, इस चैनल पे आपको हिंदी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं एक एक करके आपको प्लेलिस्ट तैयार करती जाऊँगी। बहुत सारे कंटेंट आपको पड़े भी हुए हैं और आप बताते रहिएगा और कोशिश की जाएगी कि और भी आगे बनता रहे। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आप इससे आगे के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा। धन्यवाद।